अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। सो एज़ वी नो कि हेपेटाइटिस और इन शॉर्ट लिवर इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ और ये बहुत ही सिवियर है एज़ फार एज़ द पैथोलॉजी इज़ कंसर्न। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस डिजीज़ की जितनी भी स्टडी है विच इज़ पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी, खासतौर पर कंपेरेटिव वायरोलॉजी, बिकॉज एज़ वी नो कि इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लिवर विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस। तो आज हम लोग खास तौर पर वायरस को डिस्कस करेंगे और इस डिजीज़ को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे इन मल्टीपल वीडियोज़। सो इस सीरीज़ के 2 या 3 पोर्शन हो सकते हैं, ठीक है। इस पोर्शन में हम लोग खास तौर पे फोकस करेंगे जो वायरोलॉजी है, मतलब कि एज़ वी नो कि हेपेटाइटिस इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लिवर विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस। तो हम लोग उस वायरस को फोकस करेंगे कि वो कितने किस्म के वायरसेस हैं, उनकी क्या-क्या क्लासिफिकेशंस हैं, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन तमाम को उनकी क्या-क्या लाइफ साइकिल है, खास तौर पे उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और हम लोग इस वीडियो में वायरोलॉजी फोकस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन वायरस के कॉज्ड की हुई डिजीज़ विच इज़ हेपेटाइटिस उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी पैथोजेनेसिस, उसके सिम्पटम्स, वो किस तरह से अपीयर होते हैं, उसको डायग्नोस किस तरह से आप कर सकते हैं एंड ऑल ओवर द डिस्कशन हम लोग इन 2 वीडियो में करने वाले हैं। सो बगैर किसी देर के आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो एज़ वी ऑल नो कि हेपेटाइटिस और हेपार्ट और आइटिस, मतलब हेपार्ट कहते हैं लिवर को और ITIS एक खास किस्म का सफिक्स है जो किसी भी वर्ड के एंड में आए तो उसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। अच्छा, ITIS मतलब जिस वर्ड के भी आखिर में आ जाए, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस यानी आपके जॉइंट्स का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। असल में जो इन्फ्लेमेशन है, बिकॉज ITIS मीन्स इन्फ्लेमेशन। आपको पता है कि वेन एवर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के नतीजे में आपकी बॉडी का वो पार्ट सूज जाता है या इन्फ्लेमेट कर जाता है ताकि वो आपको जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो आपके उस टिश्यू में इन्वेट कर सके। नाउ इस इन्फेक्शन की या फिर इस इन्फ्लेमेशन की खास तौर पे, यानी इस हेपेटाइटिस की इन्फ्लेमेशन की बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मतलब कि हेपेटाइटिस इज अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। अच्छा, वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका लिवर इन्फ्लेमेट कर जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जिसको आप लोग वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है, यानी वायरस की वजह से कॉज होने वाली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन ऑल अक्रॉस द ग्लोब जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा जो रीजन है वो है अल्कोहलिक बेवरेजेस को यूज़ करना, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रिंक करते हैं, मतलब अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, इन शॉर्ट शराब पीते हैं, तो उसके बिहाफ के ऊपर भी आपका लिवर इन्फ्लेमेट कर सकता है। इसके अलावा आपको ऑटो इम्यून सिंड्रोम्स की वजह से भी आपका हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, मतलब आपका अपना इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के अपने ऑर्गन को किल करना स्टार्ट करते हैं, दिस नॉन एज ऑटो इम्यून। अगर ये ऑटो इम्यून आपके हेपेटाइटिस में हो तो इसको आप लोग कहेंगे हेपेटाइटिस कोज बाय ऑटो इम्यून। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, मतलब इतने नहीं पाए जाते। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वायरल हेपेटाइटिस, बिकॉज एज वी नो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस ही वायरल हेपेटाइटिस को कर रहे हैं कि हाउ डज वायरस इन्फेक्शन, यानी वायरस किस तरह से हमें हेपेटाइटिस कोज करवा रहा है। सो आइए बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। So viral hepatitis means hepatitis और inflammation of liver caused by viral infection, यानी एक वायरस जो कि एक पैथोजन है, ठीक है। एज वी नो कि हमारे पास 2 किस्म की चीज़ें होती हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, एक होते हैं लिविंग और एक होते हैं नॉन लिविंग। जो वायरसेस हैं ये इन बिटवीन देम है, यानी समटाइम्स इस तरह के कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, इस तरह के कैरेक्टर शो करते हैं कि कोई इनको कह सकता है कि ये लिविंग भी हैं और ये नॉन लिविंग की तरह भी अपने आप को कैरेक्टराइज करवा रहे होते हैं। तो मतलब ये इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। तो ये इस तरह की स्पीशीज होती हैं जो कि अगर मैं उनकी स्ट्रक्चरल डेफिनेशन पर बात करूँ तो इनके इर्द गिर्द एक खास किस्म की प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको आप लोग कैप्सिड कहते हैं। उसके अंदर इनका एक जीनोम होता है, इट में भी RNA, इट में भी DNA, और समटाइम्स इन वायरस के ऊपर एक खास किस्म की लिपिड बाइलेयर लगी होती है जिसको आप लोग एनवेलप कहते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वायरस। नाउ कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं या फिर डिटेक्ट हुए हैं जो कि हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। द मोस्ट कॉमन 5 वायरसेस विच एक्चुअली कॉज हेपेटाइटिस इज बेसिकली HAV, HBV, HCV, HDV एंड HEV। इसके अलावा HGB है लेकिन वो बहुत ही रेयर है और अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है, मतलब उसको सही तरह से स्टडी नहीं किया गया, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करें। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 वायरसेस को मोस्टली हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इनकी लाइफ साइकिल्स को। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वायरसेस हैं विच एक्चुअली कॉज हेपेटाइटिस। फॉर एग्जाम्पल हर्पिस सिम्प्लेक्स जो कि मोस्टली आपकी सेक्सुअल डिजीज कॉज करता है, इट कैन आल्सो कॉज हेपेटाइटिस। इसके अलावा एक और वायरस है जिसको आप लोग कहते हैं हेपेटोमेगैली वायरस, इट इज आल्सो वायरस जो कि भी आपको हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा उन 5 वायरस के ऊपर, यानी HAV, BV, CV एंड DV और EV। अच्छा, ये HBV AV इसका क्या मतलब होता है? HAV मीन्स हेपेटाइटिस A वायरस, HBV मीन्स हेपेटाइटिस B वायरस एंड इस तरह से सो ऑन। HEV मीन्स हेपेटाइटिस E वायरस। अच्छा, सो हम लोग इस वीडियो के अंदर जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि एट फर्स्ट हम लोग इन तमाम के तमाम वायरस के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका जीनोम कौन सा है, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग जब स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेंगे फिर हम लोग इनकी लाइफ साइकिल्स के ऊपर आएंगे कि हाउ डज दिस वायरस एक्चुअल गो इनसाइड अ सेल
और वो अपने आप को किस तरह से प्रोलिफरेट करवाते हैं इनसाइड द सेल। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो वायरसेस हैं उनका रूल ऑफ थंब ये है, मतलब वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल इन्वेड अ सेल, जिसको आप लोग, अच्छा, जिस सेल में ये इन्वेड करेंगे उसको होस्ट कहेंगे, ठीक है। दे विल इन्वेड द होस्ट विच इज नॉर्मली अ सेल, ठीक है। अच्छा, होस्ट यहाँ पर एज अ ह्यूमन भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे यानी जहां पर एक्चुअल में वायरस प्रोलिफरेट करता है या अपने आप को ग्रो करवाता है वो होता है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट या इनसाइड द सेल, यानी एक वायरस का होस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एक सेल, यूनी सेल, ठीक है। अच्छा, तो वायरस क्या करते हैं, वायरस आपके सेल्स में जाते हैं, ठीक है। उनके पास एक जीनोम होता है, वो अपनी जीनोम को ट्रांसलेट जो भी है वो करवाते हैं, और वहाँ से वो अपने प्रोटीन्स बनवाते हैं और अपने जो जीनोम की कॉपीज़ हैं वो करते हैं, अपनी जीनोम की कॉपीज़ को प्रोटीन्स के अंदर फिट करते हैं, जिसको आप लोग न्यूक्लियोकैप्सिड या फिर कैप्सिड इनकोडेड जीनोम कहते हैं, और फिर वो आपके वायरस, आपके जो मतलब जो सेल है, जो होस्ट है, उससे बाहर निकलते हैं और नए होस्ट के अंदर इन्वेट करते हैं और सेम प्रोसेस चालू करते हैं। तो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ थंब ऑफ वायरस कि वो किस तरह से एक होस्ट के अंदर सर्वाइव करते हैं। दे गो इनसाइड द सेल, अपने आप को मतलब अपने जैसे और वायरस बनाएंगे और सेल से बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ थंब, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सो अब आइए बात करते हैं कि डिफरेंट ये जो HAV, BV, CV, DV और EV वायरसेस हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड देन फिर हम लोग इन तमाम वायरस की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस द वायरोलॉजी या फिर वायरस की स्टडी ऑफ ऑल ऑफ दिस 5 वायरसेस जो कि मोस्टली आपका हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट HAV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस। अच्छा, अगर इसकी टेक्सोनोमी बात करें, सो HAV बिलोंग्स फ्रॉम अ वायरल फैमिली नोन एज पिकोनाविराइडी, ठीक है, या फिर पिकोना वायरस भी कह सकते हैं इसको, यानी इस फैमिली को, ठीक है। और इसकी जो जीनस है वो है हेपेटो वायरस, और ये जो HAV है यानी हेपेटाइटिस ए वायरस इज द नेम ऑफ स्पीशी, यानी ये वो स्पीशी है, यानी इस स्पीशी के जो मेंबर हैं वो एक्चुअल में आपको हेपेटाइटिस AV के थ्रू HAV यानी हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, ठीक है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक को बात करें कि हाउ डज दिस वायरस लुक्स लाइक, सो बेसिकली दिस वायरस इज एक्चुअल में इसका जो कैप्सिड होता है इट इज एक्चुअली आइकोसाहेड्रन इन शेप, मतलब इसका जो कैप्सिड, एज वी नो के वायरस हैव टू मेजर थिंग्स, टू बेसिक थिंग, जीनोम एंड अराउंड जीनोम इट हैज कैप्सिड। तो उसका जो कैप्सिड है उसका जो शेप है वो होता है आइकोसाहेड्रन या फिर आइकोसाहेड्रल, ठीक है। आइकोसा मीन्स 20 एंड हेड्रन मीन्स साइड्स, यानी एक इस तरह का शेप, एक इस तरह का स्ट्रक्चर जिसकी 20 साइड्स हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपकी डायग्राम है, इट इज़ द शेप एक्चुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर हेपेटाइटिस ए वायरस की कैप्सिड की, यानी उसका जो कैप्सिड है उसकी शेप कुछ इस तरह से हो रही है। अगर आप इसके अंदर जितने भी बॉक्सेस हैं या फिर जो सेक्शंस हुए हैं बिकॉज ऑफ द लाइनिंग, अगर आप उसको काउंट करें तो ये ओवरऑल 10 होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपको इस वक्त 10 साइड्स नजर आ रही हैं। सो 10 साइड्स आपकी तरफ हैं और 10 साइड्स आपकी स्क्रीन के पीछे हैं, मतलब अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को 3D में ऑब्जर्व करें, सो 10 और 10 20। सो एक्चुअल में ये जो वायरस है इसका जो कैप्सिड है उसकी इस तरह से 20 साइड यानी आइकोसाहेड्रन शेप का होता है। सो दिस वाज द कैप्सिड स्ट्रक्चर। अगर इस कैप्सिड के ऊपर थोड़ा सा मजीद बात करें, सो एज वी नो कि जो कैप्सिड है इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स, सही है। जो कैप्सोमर्स हैं वो दे आर फर्दर, यानी जो एक कैप्सोमर है, यानी एज वी नो कि जो कैप्सिड है वो बहुत सारे कैप्सोमर से मिलकर बना होता है। जो एक कैप्सोमर है वो एटलीस्ट 5 प्रोटोमर्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो एक प्रोटोमर है वो 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सो ये कुछ कॉम्प्लेक्स सी क्लासिफिकेशन, आई होप सो कि आपको समझ आएंगे, अगर नहीं भी है तो इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, सही है। अगर बात करें जीनोम के ऊपर, सो दिस HAV इज अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, यानी इस वायरस की जीनोम की जो नेचर है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन RNA वायरस, मतलब इसका जो जीनोम है इट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देन इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड और प्लस ये पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव सेंस या फिर नेगेटिव सेंस? असल में पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है कि एक इस तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि एक खास किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म में रीडेबल होता है, यानी उस होस्ट के या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के या उस सेल के अंदर जो आपका जो जीनोम कैप्चरिंग या फिर जीनोम कोडिंग या ट्रांसलेटिंग मशीनरी होती है, अगर वो एक खास सीक्वेंस को रीड कर सके और उसको रीड करके प्रोटीन जनरेट कर सके तो उस सीक्वेंस को आप लोग कहते हैं पॉजिटिव, और अगर ना रीड कर सके तो उसको नेगेटिव। असल में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में इस बायोलॉजी के बिल्कुल एंड में देने वाला हूँ कि बेसिकली ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसका क्या मतलब है। सो अगर आपको अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आई होप सो कि नहीं हुआ होगा बिकॉज मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, एट द एंड आई विल एक्सप्लेन विद द क्लियर कॉन्सेप्ट, और मैं इसको डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड, ठीक है। सो दिस वाज द होल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, यानी ये जो HAV है ये ओवरऑल ऐसा ही होता है कि एक बाहर एक कैप्सिड है विच इज ऑफ आइकोसाहेड्रन शेप, ठीक है, और उसके अंदर इसका पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है, ठीक है। अच्छा, सो अगर बात करें कि इसको जो जीनोम है वो किस किस चीज़ के लिए इनकोड करता है, बिकॉज एज वी नो RNA है, ठीक है। सो ये ट्रांसलेशन होगी, बिकॉज एज वी नो कि नॉर्मली क्या होता है कि आपका जीनोम होता है DNA, है ना, DNA, उससे बनता है मैसेंजर RNA बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उस मैसेंजर RNA को ट्रांसलेट करते हुए आप प्रोटीन जनरेट करते हैं। सो यहाँ पर ऑलरेडी RNA प्रेजेंट है, ठीक है। होगा ये कि इस RNA की ट्रांसलेशन होगी और फर्दर जो प्रोटीन बनेंगे, यानी इस RNA से जो प्रोटीन्स बनते हैं उसमें से होते हैं मोस्टली वायरल प्रोटीन्स एंजाइम्स, यानी वायरल एंजाइम्स जो कि असल में बाद में जाके
इस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फर्दर कॉपीज बनाएंगे ताकि वो जो कॉपीज हैं वो डिफरेंट किस्म के जो न्यू वायरस बनेंगे उसके अंदर जा सकें. देन इट कंटेन सम अदर प्रोटीन्स विच एक्चुअली रेगुलेट्स द रेप्लिकेशन ऑफ दिस वायरल जीनोम. यानी ओवरऑल ये जो जीनोम है ये उस वायरस को जितने भी प्रोटीन्स नीड हैं, चाहे वो एंजाइम की सूरत में हो, चाहे वो रेगुलेटरी प्रोटीन की सूरत में हो, तो ये जो इसका जीनोम है ये उस एक्चुअल में उस तमाम प्रोटीन्स को कोड करता है. अगर इसकी जीनोम लेंथ के ऊपर बात करें तो इसकी जो जीनोम लेंथ होती है वो होती है 7.5 to 8 kbp. यानी 7.5 के का मतलब होता है कि 7,500 से लेकर 8,000 बेस पेयर्स तक का जीनोम. अच्छा, बेस पेयर क्या होता है? इस के जो जीनोम होता है वो बेसिस से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजीनियस बेसिस, यानी एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन. तो इसका जो जीनोम है ये इस तरह से 7,000 से लेकर 8,000 तक लंबी बेस पेयर्स तक का बना होता है. सो बेसिकली दिस नंबर इज द साइज ऑफ द जीनोम विच कंटेन इनसाइड द HAV. सो ये था आपका HAV का स्ट्रक्चर और उसकी कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द HBV वायरस के उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या टॉक्स हैं. सो अगर बात करें HBV वायरस के ऊपर, सो HBV मीन्स हेपेटाइटिस बी वायरस. ठीक है. सो जो HBV है इसकी जो फैमिली है वो है हिपेडना वायरस. ठीक है. और इसकी जो जीनस है वो है ऑर्थो हिपेडना वायरस. मतलब HBV's फैमिली इज हिपेडना वायरस और इसकी जीनस इज ऑर्थो हिपेडना वायरस. और इसकी जो स्पीशी है ऑफ कोर्स HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, मतलब ये स्पीशी का नाम है. ठीक है. अगर बात करें इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कैप्सिड है इट इज आल्सो आइकोसाहेड्रल इन शेप. व्हाट इज आइकोसाहेड्रल? आई हैव डिस्कस्ड अबव. ठीक है. ठीक है. एंड देन अगर बात करें इसकी जीनोम के ऊपर, लेकिन जीनोम से पहले एक और चीज डिस्कस कर देते हैं, वो ये है कि दिस वायरस इज एन एनवेलप्ड वायरस. अच्छा, वन थिंग शुड बी रिमेंबर, जो आपका HAV था इट वाज अनएनवेलप्ड वायरस, मतलब उसके इर्द गिर्द एनवेलप नहीं था. ठीक है. लेकिन HBV है इट इज एन एनवेलप्ड वायरस. ठीक है. नाउ व्हाट एनवेलप इज, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बहुत ही मजे का डिस्कशन है. सो देखें, एज वी ऑल नो कि हमारे सेल्स के अंदर यानी लिविंग सेल के अंदर खास तौर पे ऐसे सेल्स के अंदर जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड एज वी ऑल नो देयर इज वन अनदर ऑर्गेनल विच इज नोन एज गोल्जाई अपैरेटस. एज वी नो कि जब कभी भी वायरस एक सेल में एंटर होता है तो जो उसके प्रोटीन्स यानी जो नए वायरस की फॉर्मेशन होती है वो होती है गोल्जी अपैरेटस के अंदर, है ना. तो जब गोल्जी अपैरेटस के अंदर नए वायरस की फॉर्मेशन होती है, सो एज वी ऑल नो कि जब भी गोल्जी अपैरेटस के अंदर कोई चीज़ बनने के लिए जाती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल होती है. ठीक है. यानी एक लिपिड बायलेयर होगी. ठीक है. और वो उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर रखेगी जिससे वो नई चीज़ या जो प्रोडक्ट बनना है वो बन पाएगा. और इसी तरह से जब उस गोल्जाई अपैरेटस से चीज़ बनकर निकलती है तब भी वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल होती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बायलेयर की फॉर्म, यानी एक लिपिड बायलेयर की थैली होती है, एक शॉपर होता है. ठीक है. जिसके अंदर वो बनी हुई चीज़ प्रेजेंट होती है. ठीक है. कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें उस लिपिड बायलेयर को अपने साथ रिटेन रखती हैं, यानी उसको छोड़ती नहीं है. वैसे होता यह है कि जब वो प्रोडक्ट बनता है और वो सेल के बाहर निकलता है तो वो जो आपकी लिपिड बायलेयर है यानी जो वेसिकल है वो ऊपर से रिमूव हो जाता है. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, खासतौर पर वायरसेस ऐसे होते हैं, उनके पास कुछ इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं उनके कैप्सिड के ऊपर जो कि उस एनवेलप को या उस लिपिड बायलेयर को अपने साथ कैच रखते हैं. सो जब इस तरह के वो जो वेसिकल है जो कि गोल्जाई अपैरेटस से निकला था कंटेनिंग दैट पर्टिकुलर वायरस इनसाइड, जब वो उस सेल के बाहर निकलता है सो वो जो वायरस है वो उस वेसिकल को अपने साथ रिटेन रखता है, अपने साथ लेके चलता है. और उस वेसिकल को आप लोग बाद में एनवेलप कहते हैं. सो व्हाट एनवेलप इज नथिंग बट अ लिपिड बायलेयर विच कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स और सरफेस एंटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस. ठीक है. सो ये था आपका एनवेलप. मतलब दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनवेलप. के एनवेलप होता है कि एनवेलप क्या होता है? एनवेलप इज नथिंग बट अ लिपिड बायलेयर, अ वेसिकल मतलब एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर जो कि किसका बना हुआ है? लिपिड बायलेयर का. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? अगर वो वायरस के ऊपर है तो ऑफ कोर्स वायरस प्रेजेंट होगा, मतलब आपका कैप्सिड होगा उस वायरस का जिसके अंदर उसी कैप्सिड के अंदर उसका जीनोम प्रेजेंट होगा. सो दिस वाज एनवेलप की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन. ठीक है. HBV इज एन एनवेलप्ड वायरस. ठीक है. अगर इस वायरस की HBV की हम लोग जीनोम के ऊपर बात करें कि उसका जीनोम यानी उसके कैप्सिड के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, सो बेसिकली दिस HBV इज अ DNA वायरस. ठीक है. लेकिन ये जो DNA है ये है पार्शली डबल स्टैंडर्ड DNA, बिकॉज एज यू नो कि जो DNA की नेचुरल एग्जिस्टेंस है वो है डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में. मतलब कि जो A है, एज यू नो के जो DNA है मतलब डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, यानी जो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन है वो एक दूसरे से लिंक होती है. फॉर एग्जांपल A विद T, G विद C, है ना. लेकिन जो वायरस है, ये वायरस है HBV, उसमें ये जो आपका DNA है, जो इस वायरस का DNA है वो आधा तो लिंक्ड है, मतलब आधा तो वो बेस के साथ लगा हुआ है लेकिन आधा वो नेकेड है.
यानी आधा वो सिंगल स्टैंडर्ड है, आधा वो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। वो क्यों है उसको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये इसका जीनोम था, यानी पार्शली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर इसके जीनोम की जीनोम साइज के ऊपर बात करें तो जो उसका सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है इसके जीनोम का, इट इज़ ऑफ 3 टू 3.3 किलो बेस पेयर, यानी 3000 से लेकर 3300 किलो बेस पेयर तक लंबा है उसका सिंगल स्टैंडर्ड एंड, ठीक है। और जो इसका डबल स्टैंडर्ड एंड है उसकी जो लेंथ है वो है 1.7 से 2 kbp, यानी कि 1700 से लेकर 2000 किलो बेस पेयर्स, यानी ओवरऑल इसकी जो चेन लेंथ है, मतलब इसकी जो ओवरऑल जीनोम लेंथ है, अगर उसके जो हाफ उसकी जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर आप उसको कंप्लीट कर दें, जो कि आगे जाके होता है इनसाइड द लाइफ साइकिल, तो उसकी जो ओवरऑल जीनोम लेंथ बनती है वो होती है कुछ 4.5 से 5 kb, यानी 4500 से 5000 किलो बेस पेयर्स तक लंबा इस HBV का जीनोम होता है। एंड वन थिंग मोर, इस वायरस के जीनोम के अंदर इसके सिंगल स्ट्रैंडेड एंड के ऊपर एक डीएनए पॉलीमरेज, एक वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स लगा होता है, जो कि फर्दर जाके इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जो वायरल पॉलीमरेज है उसकी बहुत खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसकी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन पॉलीमराइज डीएनए फ्रॉम आरएनए, मतलब आरएनए को देखकर ये डीएनए बना सकता है, यानी इन शॉर्ट ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में होता ये कि डीएनए से आप आरएनए बनाते हैं, लेकिन इट कैन आल्सो डू व्हाट, इट कैन डू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये एमआरएनए को देखकर डीएनए बना सकता है, प्लस ये डीएनए को देखकर आरएनए बना सकता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये वो वाली एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है। सो जो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि दिस वायरल एंजाइम इज सेल्फ प्राइमर, यानी इसको प्रोलिफिकेशन करने के लिए, अपना एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किसी भी किस्म के प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिकॉज ऐसे भी नो के हर जो डीएनए या फिर आरएनए बेस्ड एंजाइम होते हैं उनको काम करने के लिए एक खास किस्म के प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो HBV का जो वायरल एंजाइम है इसको अपना काम करने के लिए किसी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। इट कैन डू सेल्फ प्राइमिंग, ये अपने आप से खुद जाकर एक अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके ऑन दैट स्टैंड अटैच हो सकता है और अपना काम बगैर प्राइमर के परफॉर्म कर सकता है। तो ये इस वायरल एंजाइम के, ठीक है, HBV के वायरल एंजाइम के कुछ 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे। अच्छा, ये जो वायरल एंजाइम है ये एज वी नो के जो इसका जीनोम है HBV का, वो आधा डबल स्टैंडर्ड है और वो आधा सिंगल स्टैंडर्ड है। तो ये जो एंजाइम है ये सिंगल स्टैंडर्ड एंड के ऊपर कोने पर लगा होता है। सो अगर बात करें कि हाउ डज दिस HBV जीनोम इनकोड्स इटसेल्फ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो के इट इज अ पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन जब ये होस्ट के अंदर जाके कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, सो देन इट इनकोड्स 4 डिफरेंट ORS, मतलब कि जो पूरा का पूरा जीनोम है ये 4 किस्म की जीन के ऊपर कंसिस्ट करता है। मतलब इसके ऊपर 4 ORFs यानी ओपन रीडिंग फ्रेम्स होती हैं, ठीक है। और एज वी नो कि जब 4 जीन्स होती हैं तो फिर 4 डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स जनरेट होते हैं। अच्छा, जो पहली जीन उसको आप लोग कहते हैं जीन C। असल में जीन C इस तरह की जीन है जो कि एक ऐसे प्रोटीन्स को इनकोड करती है जो कि बाद में जाके कैप्सिड क्रिएट करते हैं या फिर कोर प्रोटीन क्रिएट करते हैं। मतलब जीन C कोड्स फॉर कैप्सिड प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद है आपके पास जीन P। जीन P असल में एक इस तरह की जीन है विच एक्चुअली इनकोड्स वायरल पॉलीमरेज। एज वी नो के जो आपका ये जो HBV है इसके जीनोम के अंदर साथ में एक वायरल पॉलीमरेज जो कि जिसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ है, एज वी हैव डिस्कस दैट ना, बहुत सारे काम कर सकता है वो वाला एंजाइम। तो वो एंजाइम कहाँ से आता है? वो एंजाइम जीन P से इनकोड होता है। इसके बाद एक और है जीन S। नाउ जीन S जो एक खास किस्म की जीन है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखिएगा, जीन S इस तरह की जीन होती है जो कि इस वायरस के सरफेस एंटीजेंस को कोड करती है। मतलब कि जीन S से वायरस के डिफरेंट किस्म के सरफेस एंटीजेंस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जीन S के ऊपर 3 जगहों पर स्टार्ट कोडॉन्स हैं, मतलब 3 इन फ्रेम स्टार्ट कोडॉन्स हैं। मतलब कि ये जीन्स 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर से अपनी इनकोडिंग कर सकती है। मतलब ये 3 किस्म के डिफरेंट mRNA जनरेट करती है। और जब ये 3 किस्म के डिफरेंट mRNA जनरेट करती है तो एज वी नो कि अगर 3 किस्म के डिफरेंट mRNA बन सकते हैं तो हर mRNA से खास किस्म का प्रोटीन बनेगा। यानी कि अगर 3 mRNA है तो प्रोटीन भी 3 बनेंगे। सो इसी इन फ्रेम स्टार्ट कोडॉन्स के ऊपर ही आपके लेटर ऑन जाके वो जो एंटीजेंस के जो क्लासिफिकेशन में एज वी नो के आपका जो HBV जीन है, आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो उसके सरफेस एंटीजन होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक होता है लार्ज, एक होता है स्मॉल और एक होता है मीडियम। तो उनकी जो लेंथ के ऊपर डिफरेंस आता है उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो जिस जीन से कोड करते हैं वो उस जीन के अंदर 3 डिफरेंट स्टार्ट कोडॉन्स हैं, ठीक है। यानी वो 3 डिफरेंट रीजन से अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट कर सकता है। अगर 3 डिफरेंट रीजन्स के ऊपर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो एज वी नो के 3 डिफरेंट जीन्स क्रिएट होंगे और 3 डिफरेंट जीन्स मतलब 3 डिफरेंट प्रोटीन्स, और वो जो 3 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो रिजल्ट करेंगे इन द डिफरेंस ऑफ एंटीजन साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर HBV वायरस। एक और जो जीन है विच इज जीन X, ठीक है। जीन X उसको कहा गया, असल में जीन X एक खास किस्म का प्रोटीन इनकोड करता है जिसका फंक्शन 100%
100% अंडरस्टैंड नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो जिस प्रोटीन को कोड करता है उसको आप लोग कहते हैं HBX, ठीक है, यानी हेपेटाइटिस बी एक्स प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोटीन है इसका रोल मिला है हमें इस वायरस की रेप्लिकेशन में, यानी जब इसका जीनोम बन रहा होता है तो उसमें इस जो जीन एक्स है, ठीक है, उसका जो प्रोटीन है HBX, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब कि जिस HBX इज एक्चुअली अ ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांस एक्टिवेटर, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा अपना रोल परफॉर्म करता है। और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन अभी वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, एक और बात, दिस DNA वायरस, एज वी नो कि HBV इज अ DNA वायरस, सो इसके जो जीनोम है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के नॉन कोडिंग रीजन्स भी पाए गए हैं, बिकॉज एज वी नो कि जो इस वायरस का ओवरऑल जीनोम साइज है वो कितना है, वो है 4.5 से 3.5 किलो बेस पेयर्स। लेकिन जो इसका mRNA इसके क्रिएट होते हैं, मतलब जब DNA से mRNA बनेगा तो उसकी जो साइज हमें मिली है वो है 3.9 किलो बेस पेयर। तो आपको पता है कि अगर 45,000, अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसका जो जीनोम साइज है वो एक्चुअल में फॉर एग्जांपल 4.5 KB है, यानी 4500 किलो बेस पेयर, तो अगर उससे 3.9 किलो बेस पेयर्स के mRNA बनते हैं तो वो जो 600 का फर्क आ रहा है, 600 किलो बेस पेयर, तो वो एक्चुअल में आपकी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के नॉन कोडिंग रीजन्स को, जिसको आप लोग जंक DNA भी कह सकते हैं। सो अगर एंटीजन के ऊपर बात करें कि हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीजन वी हैव ऑन HBV, सो हमारे पास 3 किस्म के एंटीजन हैं। HBS यानी HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये असल में एनवेलप के ऊपर जो डिफरेंट किस्म के एंटीजन पाए जाते हैं ये उसको रिफेयर कर रहे हैं। अच्छा, एज वी नो के जो HBs एंटीजन है ये तीन किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। इसके अलावा है HBC एंटीजन, मतलब हेपेटाइटिस वायरस कोर एंटीजन। असल में ये जो HBC एंटीजन है ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द कैप्सिड, यानी कैप्सिड के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं व्हेन दे एक्ट एज अ एंटीजन, तो उस एंटीजन को आप लोग क्या कहेंगे, HBC एंटीजन। और एक और है वो है HBE एंटीजन। असल में HBE एंटीजन, ई मींस एनवेलप, ठीक है। ये इस तरह के एंटीजन होते हैं जो कि इन बिटवीन कोर एंड इन बिटवीन एनवेलप के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह के एंटीजन होते हैं। अच्छा, वाई वी आर कॉलिंग इट एंटीजन, बिकॉज दीज पार्टिकल्स और दिस मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कैन कॉज एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के ऊपर, यानी वायरस में से कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे जो कि हमारे इम्यून सिस्टम्स के अंदर जाके एंटीबॉडी प्रोडक्शन को अलाउ कर सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। सो दिस वाज HBV, लेट्स नाउ टॉक अबाउट HCV. So now let us talk about HCV virus. HCV means hepatitis C virus. अगर उसकी टेक्सोनॉमी के ऊपर बात करें, so first of all HCV belongs from family Flaviridae. Flaviridae, ठीक है। अच्छा, इसकी जो जीनस है वो है हेपेसी वायरस। फैमिली कौन सी है, फ्लेविविराइडी या फिर फ्लेवी वायरस, ठीक है। और जीनस है इसकी हेपेसी वायरस, ठीक है। सो अगर इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी जो आपका कैप्सिड है, ठीक है, यानी इस वायरस का जो कैप्सिड है इट इज आल्सो आइकोसाहेड्रल इन शेप, मतलब कि इसके भी जो कैप्सिड है उसके कितने हेड्स हैं या फिर कितनी साइड्स हैं, एग्जैक्टली उसके 20 साइड्स हैं, ठीक है। देन अगर उसके जीनोम के ऊपर बात करें, सो दिस HCV इज एज फार एज जीनोम इज कंसर्न एग्जैक्टली सिमिलर टू HAV, मतलब कि इसका भी जो जीनोम है वो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। अच्छा, सो यानी कि दिस वायरस हैव आइकोसाहेड्रल कैप्सिड इन विच इट हैज अ जीनोम विच इज पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अगर आपको याद हो तो HEV का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से था, लेकिन इसमें यह डिफरेंस है कि इस यानी हेपेटाइटिस C वायरस के अंदर एनवेलप प्रेजेंट है, मतलब कि दिस वायरस इज अ एनवेलप्ड वायरस। और वो एनवेलप क्या होता है, कहाँ से आता है, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया इन HBV के केस के अंदर। सो यानी कि ये ऐसा वायरस है जिसके इर्द गिर्द एनवेलप है, ठीक है। और उस एनवेलप के अंदर इसका एक कैप्सिड है विच इज आइकोसाहेड्रल इन स्ट्रक्चर, ठीक है। और उस आइकोसाहेड्रल कैप्सिड के अंदर इसका जीनोम प्रेजेंट है विच इज पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अगर इसके जीनोम साइज के ऊपर बात करें तो इसका जो जीनोम साइज है वो है ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 9.6 kbp, यानी 9600 किलो बेस पेयर्स तक, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इतना ही, ये इतना लंबा होता है इसका जो जीनोम है, मतलब इसका जो RNA का सीक्वेंस है वो इतना लंबा हो सकता है। अच्छा, वन थिंग शुड बी रिमेंबर, ये जो RNA है, ठीक है, इसकी खास बात ये है कि जो पूरा का पूरा जीनोम है ये सिंगल प्रोटीन कोड करता है, यानी कि ये RNA बेस्ड एंजाइम है एज वी नो। तो जब ये अपने आप को ट्रांसलेट करवाएगा इन द होस्ट, तो इस RNA से बजाय के डिफरेंट किस्म के डिफरेंट प्रोटीन्स बने, सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का प्रोटीन बनेगा और वो बहुत ही लार्ज होगा, वो होगा ऑलमोस्ट 3000 अमाइनो एसिड्स लार्ज। और जब उस प्रोटीन की क्लीवेज करेंगे, मतलब जब उसको तोड़ा जाएगा वाया वायरल प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है, तो वो 3000 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल बड़ा प्रोटीन छोटे छोटे प्रोटीन्स में टूट जाएगा। ऑलमोस्ट 10 स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जिसके अंदर वायरल एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा कैप्सिड के प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि फर्दर जाके जब नए वायरसेस बनते हैं तो उनको वो फॉर्म करने में ये प्रोटीन्स जो कि इस बड़े प्रोटीन की क्लीवेज से बने हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात की ऑन द बेसिस ऑफ वायरोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर HCV, लेकिन एक खास किस्म का डिफरेंस है या एक खास किस्म का कैरेक्टर है इस वायरस का कि दिस वायरस एक्चुअली लेक्स
एन इम्पोर्टेंट एंजाइम्स, यानी ये इस वायरस का जो जीनोम है वो लैक करता है एक इम्पोर्टेंट एंजाइम को। वो ये है कि बेसिकली दिस वायरस एक्चुअली लेक्स एन एंजाइम विच इज नोन एज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। असल में एज वी नो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसके अंदर जीनोम होता है, तो उसमें जब वो प्रोलिफरेट करता है, यानी जब वो जीनोम डिवाइड होता है या जब वो जीनोम फंक्शन करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में या फिर रेप्लिकेशन में, यानी जीनोम डबलिंग में, तो उस जीनोम के अंदर जो म्यूटेशन होती हैं उनका चांस ज़्यादा होता है। तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक खास किस्म के एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो कि ऑल ओवर द जीनोम फैले होते हैं, और वो ये करते हैं कि हर जगह पर जहाँ कहीं भी कोई म्यूटेशन हो रही हो, यानी जहाँ कहीं पर भी कोई म्यूटेशन हो गई, फॉर एग्जांपल एक बेस पेयर्स ए लगा हुआ था उसकी जगह जी लग गया, तो वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेंगे, वहाँ से जाकर वो जो खराबी थी उसको रिपेयर कर देंगे। यानी एक्चुअल में ये जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं ये असल में जीनोम का रिपेयरिंग वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन दिस HCV एक्चुअली लेक्स this 3' to 5' exonuclease activity, especially at the point of the genome जहाँ पर सरफेस एंटीजन कोड होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर बात को आसान करें और सिंपल करें तो ये कि इस वायरस के अंदर एंटीजन जो कि सरफेस एंटीजन होगा उसकी वेरिएशन की जो सलाहियत है वो ज़्यादा होगी। मतलब ये है कि ऑन एवरी रेप्लिकेशन, यानी जब जब ये वायरस प्रोलिफरेट करेगा, यानी एक से बहुत सारों में कन्वर्ट होगा, तो चांसेस हैं कि जो उसके सरफेस एंटीजन हैं वो चेंज हो जाएंगे। और जब सरफेस एंटीजन चेंज हो जाएंगे वो क्यों होंगे, बिकॉज म्यूटेशन का चांस ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस। और जब एंटीजन चेंज होंगे तो आपको पता है कि अगर एंटीजन चेंज हो रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम, जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है, वो इन वायरस के खिलाफ उतनी करामत काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो जो एंटीबॉडी बनेंगी वो पुराने वाले एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। लेकिन जब अब एंटीजन चेंज हो गया है तो वो पुरानी वाली एंटीबॉडी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा पाएंगी। यानी इन शॉर्ट ये कि दिस HCV वायरस इज़ अ वेरी 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 मच सिवियर, यानी ख़तरनाक है, और क्रोनिक यानी लंबा चलने वाला। अच्छा, क्रोनिक इस तरह का, यानी जो वर्ड क्रोनिक है वो हम लोग मेडिकल माइक्रो में इस रेफरेंस से यूज़ करते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो कि एटलीस्ट 6 महीने से ज़्यादा की हो, यानी मोर देन 6 मंथ अगर कोई बीमारी जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ क्रोनिक डिजीज, ठीक है। तो दिस HCV इज़ अ क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है। वो क्यों है, बिकॉज इस वायरस के अंदर जो म्यूटेशन है उसका रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके जो सरफेस एंटीजन है वो अपना शेप चेंज कर देते हैं। और आपको पता है कि जब वो शेप चेंज करते हैं तो जो उस होस्ट है उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसकी सलाहियत उतनी नहीं रहती ताकि वो उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना के उसको न्यूट्रलाइज करके आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर सके। सो दिस वाज HCV। अब आइए बात करते हैं कि HDV का क्या सीन है। अच्छा, सो जो HDV है, मतलब HDV डी मीन्स डेल्टा वायरस। अच्छा, नाउ डेल्टा वायरस आई थिंक आपने कहीं और भी सुना होगा। एग्जैक्टली, कोविड के केस में भी एक डेल्टा वेरिएंट आया था। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? डेल्टा और एक और वर्ड होता है सैटेलाइट, ये दोनों का मतलब एक ही है। असल में ये जो HDV है या फिर कोई ऐसा वायरस जो कि डेल्टा होता है उसको आप लोग सैटेलाइट वायरस भी कहते हैं। असल में जो डेल्टा या फिर सैटेलाइट है इसका एक्चुअल मतलब ये है कि वो वायरस जिसको इन्फेक्शन करने के लिए किसी दूसरे वायरस की ज़रूरत हो। मैंने कहा कि वो वायरस जिसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए अपनी तो ज़रूरत है ही, लेकिन अपने साथ साथ किसी दूसरे वायरस की भी ज़रूरत है, तो उस वायरस को आप लोग कहते हैं कि वो वायरस डेल्टा वायरस है या फिर वो वायरस डेल्टा वेरिएंट है, ठीक है। अच्छा, HDV को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए HBV की प्रेजेंस लाजमी चाहिए। यानी कि अगर आपकी बॉडी में HDV खाली प्रेजेंट है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता आपका, लेकिन अगर उसके साथ साथ HBV भी प्रेजेंट है तो वो एक बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मतलब कि दिस डेल्टा मीन्स दैट कि इस वायरस को HBV की प्रेजेंस लाजमी चाहिए ताकि ये अपना इन्फेक्शन कॉज कर सके, ठीक है। सो अगर बात करें इस वायरस की टेक्सोनॉमी के बारे में, सो बेसिकली दिस वायरस बिलोंग्स फ्रॉम अ फैमिली कॉलमियो वायरस, ठीक है, और इसकी जीनस एज वी नो के डेल्टा वायरस है, ठीक है, और इस स्पीशी का नाम है HDV यानी हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, ठीक है। सो अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, सो बेसिकली इसका जो कैप्सिड है वो है रोड लाइक। वो किस तरह का है? वो है रोड लाइक। अच्छा, वो रोड लाइक क्यों है? वो रोड लाइक इसके जीनोम की वजह से उसको ना, उसका क्या सीन है असल में? अगर इस HDV के जीनोम के ऊपर बात करें, सो बेसिकली दिस HDV इज अ नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दिस वायरस यानी जिस HDV इज अ नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। HCV और HAV क्या थे? पॉजिटिव सेंस थे, लेकिन ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। एक और बात, अगर ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये आपके जीनोम, आपके सेल के अंदर ये कोडेबल नहीं है, मतलब आपका सेल, आपकी सेल्यूलर मशीनरी इसको रीड नहीं कर सकती। नाउ शुड बी रिमेंबर, ये जो नेगेटिव सेंस
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जिसका जीनोम साइज ऑलमोस्ट 1.7 किलो बेस पेयर यानी 1700 बेस पेयर लंबा, ये जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करता है कि जो ये जब आपके सेल में जाता है, जब होस्ट में जाता है, तो ये बिल्कुल एज अ डीएनए की फॉर्म में यानी डीएनए के अपीयरेंस शो करता है। असल में इस नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की जो बेसिस हैं वो एक तरह से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी वो अपनी कॉम्प्लीमेंटेशन खुद कर सकती हैं। मतलब कि ये जो एज वी नो कि जो एमआरएनए है, जो ये जो आरएनए है वो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन चूंकि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है सो इसकी जो स्टैंड है न्यूक्लियोटाइड्स की वो आपस में खुद ही इस तरह से अरेंज होती है कि इस तरह से लगता है कि ये आरएनए नहीं बल्कि डीएनए है। मतलब कि ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। और ये जब डबल स्टैंडर्ड हो जाता है सो इसकी जो अपीयरेंस है वो रोड लाइक होती है, और इसी डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से जो इसके ऊपर कैप्सिड है वो इसके ऊपर रोड शेप का हो जाता है। बिकॉज एज वी नो कि जो आपकी डीएनए की स्टैंड होती है वो लंबी लंबी सी होती है ना रोड लाइक। सो उसी जीनोम को इनक्लोज करने के लिए जो इसका कैप्सिड है वो रोड शेप का हो जाता है। वन थिंग शुड बी रिमेंबर, दिस नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए विल बी रीड एज अ डीएनए इनसाइड होस्ट। मतलब कि जब ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि इसकी जो बेस पेयरिंग होती है, मतलब कि इसकी जो बेसिस होती हैं ये कुछ इस तरह से लगी होती हैं कि वो आपस में खुद ही अटैच कर सकती हैं, ठीक है। जब वो अटैच करती हैं तो एज वी नो कि वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। जब वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है तो एज वी नो कि डबल स्टैंडर्ड कौन सा वाला होता है, आरएनए डीएनए, तो डीएनए होता है ना। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड जो है, मतलब ये जो एक्चुअल में सिंगल स्टैंडर्ड है, जब ये डबल हो जाता है तो आपका जो सेल है, मतलब जो होस्ट का सेल है, वो समझता है कि ये एक्चुअल में डीएनए है, तो उसको एज अ डीएनए समझ के कोड करता है। मतलब इस नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से वो पॉजिटिव एमआरएनए बनाता है। जो भी एक डीएनए के बाद का जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि पहले एमआरएनए बनता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है, फिर उससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस मीन्स दैट कि ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और इसका एक कैप्सिड है विच इज ऑफ रोड शेप, ठीक है। देन इट कंटेन्स एनवेलप, शुड बी रिमेंबर दिस डेल्टा वेरिएंट आल्सो कंटेन्स एनवेलप, एग्जैक्टली, ठीक है। सो जब ये एनवेलप कंटेन करता है, एक बात याद रखिएगा कि एचबीवी की प्रेजेंस इसको क्यों चाहिए, इसको इसलिए चाहिए क्योंकि एचबीवी के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन्स हैं वो ये ले लेता है। मतलब कि दिस एचडीवी वायरस एक्चुअल में एचबीवी के सरफेस एंटीजन ले लेता है, और जब वो ले लेता है तो वो सरफेस एंटीजन इस वायरस को आपके होस्ट सेल के ऊपर अटैच होने में और उसके अंदर जाने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो उसके एनवेलप के ऊपर, यानी कि एचडीवी के एनवेलप के ऊपर किसके एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर टू जस्ट लाइक एचबीवी, ठीक है। बिकॉज एज आई हैव डिस्कस दैट के इस वायरस को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए एचबीवी की प्रेजेंस होना लाजमी है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि एचडीवी दो किस्म के इन्फेक्शन कॉज करता है। एक को आप लोग कहते हैं को इन्फेक्शन, यानी एक इस तरह का इन्फेक्शन जिसमें आपको एचबीवी और एचडीवी एट अ टाइम इन्फेक्ट करते हैं, और एक होता है सुपर इन्फेक्शन जिसमें एचबीवी ने ऑलरेडी इन्फेक्ट किया होता है और एचडीवी आके री इन्फेक्ट करके आपको सुपर इन्फेक्शन कॉज करता है। आई रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपका एचडीवी है वो दो किस्म के इन्फेक्शन कॉज करता है। मतलब कि जो उसके इन्फेक्शन है, एज वी नो के इज अ पैथोजन एंड इट कैन कॉज इन्फेक्शन, राइट। सो इसको जो इन्फेक्शन है वो दो किस्म के होते हैं, वो दो कैटेगरीज के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक को आप लोग कहते हैं को इन्फेक्शन, एक को आप लोग कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। को इन्फेक्शन वो होते हैं जिसमें एज वी ऑल्सो नो कि इस एचडीवी को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए एचबीवी की प्रेजेंस चाहिए ना, तो वो किस तरह से चाहिए। सो दो केसेस हैं, एक केस में एचबीवी और एचडीवी दोनों एक साथ मिलकर एक होस्ट को या एक सेल को इन्फेक्ट करें, उसके अंदर जाएं। दूसरा केस ये है कि एचबीवी ने ऑलरेडी उसको इन्फेक्ट किया हो और एचडीवी आके उसके बाद इफेक्ट करें। सो वो केस जिसमें दोनों एक साथ करेंगे उसको आप लोग कहेंगे को इन्फेक्शन, और वो केस जिसमें एचबीवी ने ऑलरेडी कर रखा होगा और एचडीवी आके इन्फेक्ट करेगा उस होस्ट को या उस सेल को, उसको आप लोग कहेंगे सुपर इन्फेक्शन। सो दिस वाज एचडीवी। आइए बात करते हैं एचईवी के बारे में। सो एचईवी और हेपेटाइटिस ई वायरस, अगर उसकी टेक्सोनोमी की बात करें, सो बेसिकली इसकी जो फैमिली है वो है हैप्पी वेराइटी या फिर हैप्पी वायरस, यानी HEPE और वायरस, ठीक है। और इसकी जो जीनस है वो है ऑर्थो हैप्पी वायरस, यानी दिस एचईवी इज अ फैमिली बेस्ड हैप्पी वायरस, ठीक है। और इसकी जो जीनस है वो है ऑर्थो हैप्पी वायरस, और इसकी जो स्पीशी है वो ऑफ कोर्स वो है HEV यानी हेपेटाइटिस ई वायरस। सो अगर इसके कैप्सिड के ऊपर बात करें, सो इट इज आल्सो आइकोसाहेड्रल इन स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब दिखने में वो कैसा है, वो आइकोसाहेड्रल है, ठीक है। और जिसका जीनोम है वो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, मतलब उसकी जो जीनोम लेंथ है वो है 7.2 किलो बेस पेयर्स तक। मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है किसका, हेपेटाइटिस ई वायरस का, वो कितना लंबा है, वो है 7.2 किलो बेस पेयर्स। असल में अच्छा, तो ये जो 7.2 किलो बेस पेयर्स है ये इनकोड करता है, ट्रांसलेट करवाता है अपने आप को व्हेन इट गोज इनसाइड द होस्ट सेल इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्स आल्सो, स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्लस एंजाइम्स, जो कि इस वायरस को ग्रो करने में या फिर इसके जीनोम से अगेन नए वायरस के जीनोम बनाने में, यानी उसकी जीनोम की पॉलीमराइजेशन करने में और
वो प्रोटीन बनाता है जो कि बाद में जाके उस वायरस के कैप्सिड या उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं. नाउ दिस वायरस डज नॉट कंटेन एनी एनवेलप, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सिमिलर है विद HAV. अगर आपको याद हो तो HAV वाज आल्सो अ कैप्सिड ऑफ आइकोसाइडल. It also contain a positive sense single stranded RNA and it also does not contain envelope. So इस तरह से HEV के ऊपर भी envelope नहीं होता है. So basically ये HEV और HAV exactly similar हैं. तो ये वो 5 डिफरेंट किस्म के वायरसेस थे जिसके हम लोगों ने वायरोलॉजी डिस्कस की. अब ये बात करते हैं लाइफ साइकिल्स के ऊपर कि हाउ डज दिस वायरसेस एक्चुअली गो इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर जाने के बाद वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं. आइए बात करते हैं. So now let us talk about the life cycles of this hepatitis causing virus. So as we know कि हमारे पास as on the basis of their genome, क्योंकि मैंने बताया कि लाइफ साइकिल टोटली बेस करती है कि हाउ द जीनोम इज एक्चुअली प्लेइंग इनसाइड द होस्ट. क्योंकि कैप्सिड का सिर्फ और सिर्फ काम तो यही है ना कि उसने उस जीनोम को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और उसको जाके एक सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करवा देना है. यहाँ तक कैप्सिड का काम खत्म. यानी कि जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम होते हैं, ठीक है. सो अगर जीनोम के ऊपर देखा जाए तो आपके पास जो 5 वायरसेस हैं उसकी 3 क्लासेस हैं, मतलब वो 3 किस्म के जीनोम कंसिस्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो वायरस हैं जिनके पास पॉजिटिव सेंस्ड सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ठीक है, और दूसरे वो हैं जिनके पास पार्शियली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, मतलब कि एट फर्स्ट पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA, फॉर एग्जांपल HAV एंड HCV. दूसरी क्लास है DNA वायरस की, यानी कि HBV विच कंटेन पार्शियली डबल स्टैंडर्ड DNA, और थर्ड है डेल्टा वायरस विच कंटेन नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA. अच्छा, यहाँ पर हम लोग HDV की जो लाइफ साइकिल है उसको सही से डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इस वक्त तक ये जो HDV है इसकी जो लाइफ साइकिल है ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली रेडी नहीं है, मतलब कि इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है कि हाउ डज दिस HDV वायरस गो इनसाइड द सेल और वहाँ पर किस तरह से अपने जीनोम को यूज़ करके प्रोलिफरेट करता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता. लेकिन HBV और HCV, AV और EV के बारे में पूरी की पूरी हमें कंफर्म नॉलेज है कि हाउ डज दिस एक्चुअल वायरस गोज इनसाइड द सेल और क्या क्या फंक्शन या किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल को कैरी ऑन करता है. सो हम लोग 2 किस्म की लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, एक होगा पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस की और एक होगा DNA वायरस की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ HAV, HCV एंड HEV. नाउ एज वी नो कि इन तीनों वायरस में से जो HCV हैं वो है एनवेलप वायरस और वो जो बाकी 2 हैं वो है नॉन एनवेलप वायरस या फिर एन एनवेलप वायरस, ठीक है. अच्छा, नाउ बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनवेलप इन अ वायरस? देयर इज अ क्वेश्चन ना. असल में जो एनवेलप है वो एक वायरस को एक सेल में इंटर होने में काफ़ी हेल्प आउट करता है. नॉर्मली होता ऐसा है कि अगर एक सेल के पास एनवेलप नहीं है तो वो क्या करता है, उसका कैप्सिड जाके उस सेल सरफेस के साथ यानी उस सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और फिर वो अपना जीनोम उस कैप्सिड में से उस सेल के अंदर ट्रांसफर करता है और कैप्सिड बाहर ही रह जाता है. लेकिन इफ अ वायरस कंटेन एन एनवेलप तो वो एनवेलप जो है एज वी नो कि एनवेलप इज व्हाट, एनवेलप इज अ लिपिड बाइलेयर ना, तो वो लिपिड बाइलेयर जाके उस सेल मेम्ब्रेन के साथ जो कि भी आल्सो अ लिपिड बाइलेयर होती है तो वो आपस में एफिनिटी रखते हैं. तो वो जो एनवेलप है उसकी जो लिपिड बाइलेयर है वो जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन करती है और जिस तरह से एंडोसाइटोसिस होती है कि एक जो चीज़ है वो आपके सेल के अंदर आ रही है, उसी तरह से ये जो वायरस है ये इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल आपके पूरा का पूरा जो वायरस है यानी कैप्सिड प्लस जीनोम वो पूरा का पूरा आपके सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनवेलप. अच्छा, सो मैं बात कर रहा था ऑन द लाइफ साइकिल. सो ये जो 3 के 3 वायरस की लाइफ साइकिल्स हैं ये ऑलमोस्ट मैक्रो लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आपस में से अलग हैं या फिर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं कि वो किस तरह से एक सेल के अंदर अपने आप को एंट्री करते हैं. EV और AV डायरेक्ट अपना जीनोम इंसर्ट करेंगे इनसाइड द साइटोप्लाज्म और जो HCV होगा वो पूरा का पूरा आएगा क्योंकि इट कंटेन एनवेलप. एग्जैक्टली. तो होगा क्या? सो होगा कुछ यूं कि एज वी नो कि दे कंटेन पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA. वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA डायरेक्ट जाएगा इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है, जब वो वायरस उस सेल के अंदर इन्वेट करेंगे और वो पॉजिटिव सेंस जाके उस होस्ट के जो राइबोसोम्स होंगे वहाँ जाएगा और अपने आप को ट्रांसलेट करवाएगा बिकॉज एज वी नो के mRNA को ट्रांसलेट करके आप प्रोटीन बनाते हैं. तो वहाँ से जब mRNA ट्रांसलेट होगा तो वहाँ से बनेगा प्रोटीन्स, यानी उस mRNA से यानी उस जीनोम से यानी उस वायरस के पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA के जीनोम से बनेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स. उस प्रोटीन्स में होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ वायरल एंजाइम्स. खास तौर पे उस वायरल एंजाइम्स में से एक एंजाइम होगा जिसको आप लोग कहोगे RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, यानी वो RNA को देखकर RNA बना सकेगा. बिकॉज एज वी नो कि जो नॉर्मली RNA पॉलीमरेज होता है वो होता है DNA डिपेंडेंट, मतलब वो DNA को रीड करके RNA बनाता है. लेकिन जो वायरल एंजाइम है यहाँ पर ऑफ दिस वायरसेस यानी EV, CV एंड AV वो क्या कर सकता है, वो RNA को देखकर RNA बना सकता है.
तो उस जीनोम ने, उस वायरस के जीनोम ने सेल में जाकर क्या किया, उसने प्रोटीन्स बनाए, बहुत सारे प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाए, इसके अलावा उसने डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन बनाए, प्लस उसने आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जनरेट किया। सो जब उसने आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जनरेट किया तो उस एंजाइम ने उसी वायरस के जीनोम को रीड किया, ठीक है, वो जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, ठीक है, उसी को रीड किया और उसी की जैसी डिफरेंट किस्म की कॉपीज बना दी। तो आपके पास प्रोटीन्स भी बन गए उस वायरस के और आपके पास जीनोम की भी रेप्लिकेशन हो गई वाया आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो वो जो आपका वो जो जीनोम है वायरस का वो जाएगा इनसाइड द गोल्जी apparatus, और वो जो उसके जो प्रोटीन्स हैं वो भी जाएंगे इनसाइड द गोल्जी apparatus, और वहाँ से वो आपस में से मिल जाएंगे और जो जीनोम है वो इनसाइड द कैप्सिड आ जाएगा और वायरस की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर वो सी वायरस है तो उसकी जो जब गोल्जी apparatus से वो वायरस निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, तो वो जो सी वायरस है उसके साथ वो जो वेसिकल है वो अटैच रह जाएगा, जिसको आप लोग बाद में जाके एनवेलप कहेंगे। और बाकी दो केस में ई और ए के केस में वो वेसिकल अटैच नहीं रह पाएगा बिकॉज दैट डज नॉट हैव द एफिनिटी टू अटैच दैट वेसिकल अलॉन्ग इट्स कैप्सिड। तो वो जो वेसिकल है वो से हट जाएगा और वो जो वायरसेस हैं वो सेल से बाहर चले जाएंगे। अच्छा, वन थिंग शुड रिमेंबर, जो एनवेलप वायरस हैं वो सेल्स को बगैर लाइस किए अंदर आते हैं और सेल को बगैर लाइस किए बाहर जाते हैं। और ये क्यों होता है? बिकॉज दे कंटेन एनवेलप, यानी इनके जो अंदर आने और बाहर आने का जो अमल है वो बिल्कुल एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की तरह होता है। और आपको पता है कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में सेल की लाइसिस नहीं होती। तो एक बात हमें यहाँ से पता लगी कि एवरी वायरस विच कंटेन एनवेलप इट डज नॉट लाइस द सेल, ठीक है, बगैर लाइसिस के वो सेल से बाहर निकल जाते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो नए सेल में इन्वेट करते हैं और फिर से अपनी लाइफ साइकिल को रिकंटिन्यू करते हैं। सो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बेस। ये बात करते हैं कि हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ एचबीवी लुक्स लाइक। सो अगर बात करें कि एचबीवी किस तरह से एक सेल के अंदर अपने आप को प्रोलिफरेट करवाता है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है। आई विल से दैट कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें। देखें, सो एज वी नो कि जो एचबीवी है इट इज़ एन एनवेलप्ड पार्शली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है, जो कि कैप्सिड रखता है, जिसका शेप कौन सा है एग्जैक्टली आइकोसाइडल। तो होता कुछ यूँ है कि जब ये वायरस आपके सेल के पास आता है तो ये अपने एनवेलप को जिस तरह से एचसीवी ने किया था उस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है और वहाँ से पूरा का पूरा जो वायरस है वो सेल के अंदर आ जाता है, यानी वो न्यूक्लियो कैप्सिड आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब वो कैप्सिड मूव करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास मूव करने के साथ साथ वो अपने अंदर जो उसका जीनोम होता है अलॉन्ग विद द पॉलीमरेज एंजाइम। एक बात याद रखिएगा, एज वी नो ना कि जो एचबीवी वायरस है इट आल्सो कंटेन अ वायरल पॉलीमरेज एंजाइम। तो वो जो वायरल पॉलीमरेज एंजाइम है और वो जो आपका जीनोम है उस वायरस का, वो दोनों के दोनों इंटर करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस बाय क्रॉसिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाया न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। जब वो इंटर करते हैं सो वो जो पार्शली डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलर पॉलीमरेज एंजाइम, यानी उस होस्ट के अपने एंजाइम उस वायरस के जीनोम को जो कि पार्शियली डबल स्टैंडर्ड था उसको कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वो कन्वर्ट करते हैं तो उसको वो कॉइल मतलब सर्कुलर फॉर्म में भी कर देते हैं। तो उस सर्कुलर फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप लोग कहते हैं सीसीसी डीएनए, यानी कोवेलेंटली कंबाइंड सर्कुलर डीएनए। असल में होता यह है कि जीनोम के जो दो एंड होते हैं उसको आपस में कोवेलेंटली अटैच कर दिया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोवेलेंटली कंबाइंड, और ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। अच्छा, अब यहाँ के बाद जब सीसीसी डीएनए बन गया उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आया तो वो जो जीनोम है यानी वो जो सीसीसी डीएनए है वो साइलेंट फॉर्म में चला जाएगा, यानी उसी सेल के अंदर कहीं जाके छुप जाएगा, कहीं साइलेंट हो जाएगा, या तो उस जीनोम की न्यूक्लियर वॉल के साथ अटैच रह जाएगा, या दूसरा केस ये कि वो अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट करवाएगा, यानी अपने आरएनएस बनवाएगा। सो अगर वो साइलेंट हो जाता है तो वो बाद में रीएक्टिवेट होकर दोबारा इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। सो यही करेक्टर जो है ये एचबीवी को थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर करता है एज फार एज द पैथोजेनिसिटी इज कंसर्न। लेकिन अगर वो वायरस उस अपने जीनोम को ट्रांसक्रिप्ट करवाएगा सो उस सीसीसी डीएनए से विद द हेल्प ऑफ सेलुलर पॉलीमरेज एंजाइम अगेन, यानी सेल के अपने आरएनए पॉलीमरेज उस सीसीसी डीएनए को यूज़ करेंगे, ठीक है, और वहाँ से बनाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएनएस, यानी मुख्तलिफ किस्म के एमआरएनए वहाँ से जनरेट होंगे। एज वी नो कि वो डीएनए है उससे आरएनए बना, उसको आपने कहा मैसेंजर आरएनए, और ये प्रोसेस हुआ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो आरएनए बने इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत किस्म के आरएनए जनरेट होते हैं, ठीक है, बिकॉज एज वी नो कि दिस जीनोम कंटेन 4 डिफरेंट ओआरएफs, यानी 4 डिफरेंट जीन्स ना। सो इनमें से जो एक एमआरएनए उसको आप लोग कहते हैं पीजीआरएनए, यानी
प्री जीनोमिक आरएनए। अच्छा, इसी प्री जीनोमिक आरएनए को यूज़ करके जो वायरल पॉलीमरेज एंजाइम है, जो वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो कि उस वायरस के अंदर प्रेजेंट था, वो इस एमआरएनए से बाद में जाकर डीएनए बनाएगा। लेकिन जो बाकी दूसरे एमआरएनए जनरेट हुए हैं वो इस वायरस के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें इसके एंटीजेंस, इसके कैप्सिड के प्रोटीन्स, इसके एनवेलप के एंटीजेंस, ठीक है, और इसके डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीज एंजाइम्स जो कि इस वायरस को आगे जाके बहुत सारे वायरस में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वो जो डिफरेंट किस्म के एमआरएनए जनरेट होंगे अपार्ट फ्रॉम पीजी एमआरएनए या फिर पीजी आरएनए, वो सारे के सारे जो आरएनएज हैं वो इस किस्म के एंजाइम से फिर प्रोटीन्स जनरेट करेंगे, और वो जो प्रोटीन्स है वो लेटर ऑन जाकर इनसाइड द गोल्जी apparatus उस वायरस की असेंबली करेंगे, मतलब उसको फॉर्म करेंगे। और फिर वो जो होगा ये कि एज वी नो कि वो जो एक एंजाइम, जो वायरल पॉलीमरेज एंजाइम अलोंग विद द डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुआ था, वो उस एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू उसको वहाँ से कन्वर्ट करेगा, तो वो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म हुआ है अलोंग विद द हाइब्रिड आरएनए, बिकॉज आपको पता है आरएनए से डीएनए बना है ना, सो आरएनए के ऊपर आपने डीएनए की कॉम्प्लीमेंटेशन की है, तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड हुआ होगा, ठीक है। और उसमें वो जो पॉलीमरेज एंजाइम है जब ये काम करता है तो अलोंग द प्रोसेस वो थोड़े थोड़े आरएनए है उसको क्लीव भी करते जाते हैं, मतलब कि नाउ व्हाट यू गॉट आफ्टर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यू गॉट अ कंप्लीटली लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी पोर्शन के ऊपर आरएनए लगे हुए हैं और थोड़ी पोर्शन के ऊपर आरएनए रिमूव्ड है। लेटर ऑन क्या होता है कि वो जो, अच्छा एक और बात, जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है सो एज वी नो के जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट जो वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो एक एंड से रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है या फिर कॉम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करता है और दूसरे एंड पे आके रुक जाता है। जब वो रुकता है तो वहीं पर अटैच हो जाता है, और जब अटैच होता है तो जब ये जीनोम आगे जाके कैप्सिड में फिट होगा तो वो उस एंजाइम को भी साथ ले जाएगा। तो एंजाइम उस वायरस में कहाँ से आया? वो यहाँ से आया कि जब उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की उस आरएनए की, तो आगे जाके वो डीएनए वाली स्ट्रैंड के साथ क्या हो गया, वो बाउंड हो गया, किसी भी तरह से उसकी एक लिंकेज क्रिएट हो गई। अच्छा, ये जो लिंकेज है ये होती तो रैंडम है, लेकिन बाद में जाके ये उस वायरस के लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल हो जाती है, बिकॉज एज वी आर सीइंग राइट एट द मोमेंट कि वो किस तरह से फायदा पहुंचा रही है। अच्छा, तो जब इस तरह से डीएनए की एक स्ट्रैंड फॉर्म हुई तो उस पॉइंट के ऊपर जो सेल का एक और अपना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो इस हाफ स्टैंड को कंप्लीट करेगा। लेकिन जब वो डीएनए पॉलीमरेज हाफ स्टैंड को कंप्लीट कर रहा होगा, उसी मोमेंट के ऊपर इस सिंगल स्टैंड या फिर इस ऑन गोइंग प्रोसेस वाली स्टैंड को वो जो सेल है वो कैप्सिड के अंदर लॉक कर देगा। और इसी वजह से कि ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ दैट सिंगल स्ट्रैंड वो जो जीनोम है, वो जो डीएनए है वो इनकैप्सिड हो जाता है इनसाइड द कैप्सिड। इस वजह से वो जो जीनोम है वो पार्शली डबल स्टैंडर्ड रह जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ही उसको उस कैप्सिड के अंदर लॉक किया जा रहा है। और वो इस तरह से जब लॉक होता है तो इनसाइड द गोल्जी apparatus एज वी नो कि वो जो वेसिकल होता है वो भी उसी के साथ अटैच रह जाता है, बिकॉज दिस HBV कंटेन्स सम इस तरह के एंटीजन, सम इस तरह के प्रोटीन्स जो कि उस एनवेलप को, उस लिपिड बाइलेयर को अटैच रखते हैं अपने साथ, और उसी अटैचमेंट को बाद में जाके वो एनवेलप की जनरेशन होती है। अच्छा, जब ये बनता है सो अगेन एज आई सेड कि जितने भी एनवेलप वायरसेस हैं, ठीक है, तो वो जब सेल के अंदर आते हैं तब भी बगैर लाइसेंस के एंटर होते हैं, और जब सेल के बाहर जाते हैं तब भी बगैर लाइसेंस के, यानी व्हेन एवर दिस HBV यानी जब नए HBV वायरस जनरेट हो गए तब भी वो बगैर सेल को लाइस किए हुए उस सेल से बाहर निकल जाएंगे। सही है। सो हुआ ये एज यू कैन सी ऑन देयर स्क्रीन के पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इस इमेज में कंप्लीटली डिस्क्राइब है कि किस तरह से वो वायरस आपके सेल के अंदर एंटर हुआ, उसका जो पूरा का पूरा कैप्सिड और जीनोम था वो सारा अंदर आ गया। उसके बाद उस कैप्सिड में से जीनोम और एंजाइम यहाँ पर आई थिंक शो नहीं हुआ हुआ, लेकिन वो जो एंजाइम और जीनोम था वो सारा आपके न्यूक्लियस के अंदर आया। फिर वहाँ उसके बाद उसने उस जीनोम से यानी आपके जो अपने एंजाइम थे उसने वहाँ से उस जीनोम से mRNA जनरेट किए, उसमें से एक mRNA को आपने कहा कि प्री जीनोमिक RNA है, जहाँ से बाद में जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू डीएनए बनेगा, और डिफरेंट किस्म के प्रोटीन इनकोडिंग mRNA जनरेट हुए जिन्होंने बाद में जाके वो प्रोटीन, वो एंजाइम, वो रेगुलेटरी प्रोटीन बनाए जिन्होंने उस वायरस को बनने में और फर्दर प्रोलिफरेट करने में काफ़ी हेल्प आउट किया। और फिर जब इस तरह से किया तो डिफरेंट किस्म के प्रोटीन जब जनरेट हो गए वो गए गोल्जी apparatus में, और वहाँ पर जाके जीनोम की इनकैप्सुलेशन हुई अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट सिंगल स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से वो पार्शियली डबल स्टैंडर्ड रहा। और उसके बाद जब वो वेसिकल जब उस सेल से बाहर निकला, सो चूंकि ये जो वायरस है ये थोड़ी सी एफिनिटी रखता है उस लिपिड बाइलेयर के साथ, तो वो जो एनवेलप जो लिपिड बाइलेयर है वो अटैच रही, और उस लिपिड बाइलेयर को बाद में जाके आपने एनवेलप कहा। सो दिस
वाज द होल लाइफ साइकिल ऑफ ऑल ऑफ दिस वायरसेस। HDV को मैंने डिस्कस नहीं किया उसकी लाइफ साइकिल को, क्योंकि मैंने बताया कि वो थोड़ा सा अभी अंडरस्टैंडिंग में है, वो भी अच्छी तरह से रिसर्च नहीं हुआ है। तो जब होगा तो इंशाल्लाह आई विल अपलोड द वीडियो ऑन इट आल्सो। सो दिस वाज इट विद दिस वीडियो। इन सेकंड पार्ट हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे ऑन द पैथोजेनेसिस के हाउ डज ये जो इन वायरसेस की लाइफ साइकिल है इनसाइड द हेपेटोसाइट, ये लेटर ऑन किस तरह से जाके हेपेटाइटिस कॉज करती हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।